हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे तमाम परीक्षाएं के लिए वीडियो उपयोगी होगा। क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न हैं जो आपको वर्तमान एग्जाम और आपके आने वाले आगामी परीक्षा के रामबाण साबित हो सकता है। सवालों की ओर हम आगे बढ़ने से पहले कुछ हम मोटिवेशनल 2 लाइन कहना चाहेंगे कि इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले ले बेटा इसमें तेरा ही हक है। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी हम करेंगे नहीं, टू द पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले हम ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो, चाहे वे एग्जाम जिसमें जीके जीएस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और आपको एक और खास बात बता दें कि अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आज के वीडियो में जितने भी जीके जीएस से संबंधित सवाल कराए जाएंगे वे सभी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं, तो आपको एसएससी पर खास ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हम इसे थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये एसएससी 2000 एमटीएस के एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ सवाल था कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम आपको बता दें कि फुल डिस्कशन कराया जाएगा। जो भी प्रश्न है उसका जितना भी पुर्जा जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उन सभी सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी इमाम गांव से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बन सकते हैं और आपके एग्जाम में जितने भी सवाल इससे पूछे जा सकते हैं उन सभी सवाल आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला कि इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और ये भीमा नदी की सहायक नदी है, घोड़ नदी उसी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर स्थित है। तो इनाम गांव किस नदी के तट पर स्थित है? घोड़ किसकी सहायक नदी है? भीमा। और भीमा किसकी सहायक नदी है? तो भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी आगे हम चर्चा अवश्य करेंगे। सेकेंड नंबर सवाल पूछ सकता है कि इनाम गांव लोगों का मुख्य पेशा क्या था। तो इनाम गांव में जो भी लोग रहते थे उनका मुख्य कार्य था कृषि करना। उनका मुख्य कार्य क्या था साथियों? कृषि करना। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इनाम गांव के जो लोग थे वो जानवर को क्यों पालते थे। तो इनाम गांव के जो लोग थे वो जानवरों को इसलिए पालते थे क्योंकि जानवरों से उनको दूध और मांस मिलता था, इसलिए वो जानवरों को भी पालते थे। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए क्या इनाम गांव के लोग जानवरों को पालते थे, यस या नो? तो यस पालते थे। क्यों पालते थे? तो दूध एवं मांस के लिए। बाकी कुछ नदियों की बात करें जिसमें इसमें आपको घोड़ नदी और भीमा नदी आया है, उस पर जरा फोकस कीजिएगा। ये लीजिए, कृष्णा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिसमें कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक और सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, उसके बाद भीमा है जो कृष्णा की सहायक है, कोयना है जो कि कृष्णा की सहायक है, पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रभा और माल प्रभा और मूसी ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं साथियों, इस पर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। और एक और बात, जो ये मूसी नदी है इसी के किनारे बसा हुआ शहर इलाहाबाद है। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद जो शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है इलाहाबाद। ठीक है, चलिए बाकी तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? हंगरी की सहायक नदी है। ठीक है, एक सेकेंड, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? हंगरी की नहीं, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी। ठीक है, तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन है? हंगरी है।
चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल था कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। और जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुस्तक उनके लेखक या रचनाकार पूछ सकते हैं, उन खासकर महत्वपूर्ण पुस्तकें और रचनाकार आपके सामने प्रस्तुत हम कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक हैं महर्षि वादरायन। महर्षि वादरायन जो है ये ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक हुए। ठीक है। बाकी राजतरंगिणी आपसे बहुत बार पूछ चुका है, तो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखा? कल्हण के द्वारा। और इसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया है। गीत गोविंद जो है वो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। कादंबरी बाण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। आप इसे याद करते करते थेथर हो गए हैं। कादंबरी के लेखक बाण भट्ट, हर्षचरित्र के लेखक बाण भट्ट। और ये आपको तो कुछ ध्यान नहीं होगा, किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक हैं भारवी। कौन है? किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक हैं भारवी। और मेघदूत के हैं कालिदास, जिन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है। बाकी सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन हुए? भास्कराचार्य हुए सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक। ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको पुस्तक और उनके रचनाकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, यहां से एग्जामिनर सवाल को उठाता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी हम आपको बता दें कि आलमगीर के नाम से जाना जाता था किसे, तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आलमगीर का मतलब क्या होता है सर? तो आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। जो विश्व को जीतना चाहता है वो विश्व विजेता है। तो आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। और आलमगीर के नाम से हम लोग औरंगजेब को जानते हैं। औरंगजेब का जो मृत्यु है वो 1707 में होता है। ठीक है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में होता है। बाकी गुप्त वंश के एक शासक हुए समुद्रगुप्त, जिन्हें कविराज कहा गया समुद्रगुप्त को। ठीक है। उसके बाद ये वीणा वादक भी थे, वीणा भी बजाते थे। तब आपसे पूछ देगा कि किस शासक का वीणा प्रचलित था, तो समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। तो एक आप सवाल बताइएगा कि भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले जो समुद्रगुप्त हैं, इनको भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो इनको कहने भारत का नेपोलियन इनको कहने का जो श्रेय जाता है वो वीएस स्मिथ को जाता है। वीएस स्मिथ का एक बुक है द अर्ली इंडियन, उसी पुस्तक में ये लिखा गया है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। ठीक है। बाकी एक बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार को आमित्र घात कहते हैं। ये बिंबिसार और बिंदुसार अलग है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है साथियों। और ये बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं। अमित्र घात कहने का मतलब होता है शत्रुओं का भक्षक करने वाला, शत्रुओं को मारने वालों को अमित्र घात कहा गया। तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। बाकी एक हमारे हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक हुए। इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। और लाख बख्श का मतलब होता है साथियों लाखों का दान देने वाला जो दानी व्यक्ति है। तो जो लाखों का दान देता है उसे लाख बख्श कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। बाकी एक आपसे अगला सवाल पूछा है कि आल्प्स पहाड़ी किस देश में स्थित है। तो आल्प्स की जो पहाड़ी है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है साथियों। ठीक है। बाकी ब्लैक पहाड़ी कहाँ किस देश में स्थित है? तो ब्लैक पहाड़ी अमेरिका में है। ब्लैक पहाड़ी अमेरिका में है। ब्लू पहाड़ी अमेरिका में है। ग्रीन पहाड़ी अमेरिका में है। ये तीन पहाड़ी अमेरिका में स्थित है।
ये तीनों पहाड़ी किस देश में स्थित है? अमेरिका में। ब्लैक पहाड़ी, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये तीनों हिल जो है ये अमेरिका में है, कलर वाला, ठीक है। बाकी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी देश में पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ता है। और एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और आपको बता दें कि सबसे छोटा महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है साथियों। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि मोजाम्बिक कैसा जलधारा था। तो आपको बता दें कि जो मोजाम्बिक है वो एक गर्म जलधारा है। कैसा जलधारा है? गर्म जलधारा है साथियों मोजाम्बिक, ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण जलधाराओं की बात करें तो गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा। तो गर्म जलधारा जो है आपको सामने निम्नलिखित है। पहला गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। लैब्राडोर, ये भी गर्म जलधारा है। क्यूरोसिवो, ये भी एक गर्म जलधारा है। आगुलहास, ये भी एक गर्म जलधारा है। और मोजाम्बिक आपसे पूछा था एमटीएस में, ये भी एक गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे जितने भी ये सभी गर्म जलधारा हैं, ठीक है। बाकी ठंडा जलधारा की बात करें तो वेनेजुएला, कन्नारी, पाकलैंड और क्यूराइल, ये जो चार हैं ये ठंड जलधारा। और यहाँ देखिए और भी गर्म जलधारे और ठंड जलधारे, हम इन्हीं को क्यों लिए? क्योंकि ये लगातार प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं, लगातार एग्जामिनर सवाल यही से पूछ रहा है, इसीलिए हम उन्हीं को लेकर आए हैं, ठीक है। तो ठंडा में वेनेजुएला, कन्नारी, पाकलैंड, क्यूराइल, और गर्म में गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, क्यूरोसिवो, आगुलहोसा और मोजाम्बिक है, ठीक है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण आपसे हवा भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे स्पेन का हवा पूछ देगा कि स्पेन का स्थानीय पवन बताइए, तो सिराको है। क्या है? सिराको है। न्यूजीलैंड का स्थानीय पवन बताइए, तो नॉर्वेस्टर है। न्यूजीलैंड का नॉर्वेस्टर है। फिर आपसे हम पूछ लेते हैं कनाडा का आपसे हम पूछ दे रहे हैं, एक सेकेंड। कनाडा का स्थानीय पवन कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। बाकी साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ, एक सेकंड, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।